तो इस जगह पे हम लोगों ने एंड किया था लास्ट क्लास में, और क्वेश्चंस हम लोगों ने ये किए थे, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी भी पार्टिकल को फेंका जाए या फिर किसी बॉल को प्रोजेक्टाइल मोशन कराया जाए किसी मूविंग प्लेटफॉर्म से, तो वो उसका वेलोसिटी को गेन कर लेता है, पॉजेस कर लेता है, और फिर हम लोग ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसको हम लोग देखते हैं, और फिर हम लोग सारे फाइनल वेलोसिटीज़ वगैरह हर एक चीज़ निकालते हैं। और उससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, टावर से, कि अगर टावर से किसी भी बॉल को फेंका जाए तो क्या होगा, और तीनों केसेस हम लोगों ने इसमें किए थे। चलो तो अब आगे हम लोग आ जाते हैं और स्टार्ट करते हैं कि अगर किसी भी इंक्लाइंड प्लेन से प्रोजेक्टाइल मोशन कराया जाए, प्रोजेक्टाइल मोशन ओवर एन इंक्लाइंड प्लेन, ओवर एन इंक्लाइंड प्लेन, इसमें मेनली दो केसेस रहेंगे और उन दोनों केसेस को हम लोग देखेंगे, और इससे कुछ फॉर्मूलेज निकलेंगे। उन दोनों फॉर्मूलेज को याद रखना है दोनों केसेस के लिए। तो फर्स्ट है अप द इंक्लाइन और एक डाउन द इंक्लाइन। मतलब कि लेट से एक इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हम लोग किसी भी बॉल को फेंकना चाह रहे हैं, तो इस जगह से प्रोजेक्टाइल मोशन कराया गया और इस तरफ प्रोजेक्टाइल मोशन यू से कराया गया, तो ये कुछ इस तरीके से जाकर के स्ट्राइक करेगा। तो मुझे इसमें हर एक चीज़ फाइंड आउट करना है, रेंज कितना होगा, हाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, ये सारी बात। केस 2 इसमें आएगा डाउन द इंक्लाइन, कि मैं एक इंक्लाइन प्लेन पे हूँ और इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर चढ़ कर के मैंने इस जगह से बॉल को फेंका यू से, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से मूव करेगा और प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो इस वाले केस के लिए हम लोग हाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट ये सारी चीज़ें निकालेंगे। तो केस फर्स्ट पहले हम लोग करते हैं अप द इंक्लाइन, और इसमें जो कोर कॉन्सेप्ट है उसे ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत बार हम लोग फॉर्मूलेज भूल जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जब ये कॉन्सेप्ट याद रहता है तो हम लोग कोई सा भी क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर फॉर्मूलेज याद नहीं भी रहे तब। केस 1 अप द इंक्लाइन, अप द इंक्लाइन, तो करते हैं अप द इंक्लाइन के लिए। तो ये है हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन, और इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हम लोग किसी चीज़ को फेंक रहे हैं, और ये जो एंगल है ये अल्फा है एक्स है, और इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हम लोग किसी बॉल को फेंक रहे हैं एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरीके से करके इस जगह पे गिरेगा। तो ये है रेंज, मुझे इसको निकालना है। ये है मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन, ये निकालना है। और जितने देर तक ये हवा में रहा वो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट ही निकालना है। इतने सारे चीज़ें हमें निकालना है, यू स्पीड से फेंका गया है। तो इसको करेंगे कैसे, देखो अगर कोई भी एक सिंपल सा प्रोजेक्टाइल मोशन होता था ग्राउंड टू ग्राउंड, तो उसमें हम लोग करते क्या थे, कोर कॉन्सेप्ट याद करो। इस तरीके से फेंका गया तो सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस लेते थे और वाई एक्सिस लेते थे। क्यों लेते थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ज़रूरत क्या था लेने का, ज़रूरत इसलिए था क्योंकि हम लोग इस 2 डायमेंशनल मोशन को दो पार्ट में डिवाइड करना चाहते थे। एक्स डायरेक्शन में कैसा मोशन कर रहा था, वो लीनियर मोशन कर रहा था, और वाई डायरेक्शन में मोशन अंडर ग्रेविटी इस तरीके से मोशन कर रहा था। तो क्या यहाँ पे भी प्रोजेक्टाइल मोशन है और मुझे इस प्रोजेक्टाइल मोशन को दो एक्सिस से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल हाँ।
अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक्सेस हम कैसा लें। हमेशा एक्सेस वैसा लेना चाहिए जिससे क्वेश्चन सिंपल हो रहा है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को नहीं करना है। ठीक है, लेने का मैं ऐसा भी ले सकता हूँ, आंसर इससे भी आएगा, सॉल्व इससे भी होगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सिचुएशन। तो हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उस डायरेक्शन में एज्यूम करना है जिस डायरेक्शन में मुझे रेंज निकालना है। ठीक है, जैसे कि इस डायरेक्शन में मुझे रेंज निकालना था, तो इस डायरेक्शन को मैंने एक्स मान लिया, वाई तो ऑलरेडी डिफाइन हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का परपेंडिकुलर है। सेम वे में अगर मैं सॉरी, ये इंक्लाइन प्लेन है, वापस से मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ। इस इंक्लाइन प्लेन पे मैंने इस जगह से बॉल पर फेंका है और वो इस तरीके से गया यू से एट एन एंगल ऑफ थीटा, और ये एंगल है अल्फा। तो मैं इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस एज्यूम करता हूँ। लेट्स एज्यूम दैट दिस एक्सिस इज एक्स और इसके परपेंडिकुलर तो वाई हो जाएगा, वाई एक्सिस। और जैसे ही मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एज्यूम कर लिया, अब मैं आराम से इन मोशन को, इस मोशन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले वेलोसिटी देख लेते हैं और एक्सेलरेशन देख लेते हैं। तो वेलोसिटी जो है, एक्स डायरेक्शन ये है हमारा और वाई डायरेक्शन ये है। और वेलोसिटी जो थीटा एंगल पे है, यू स्पीड है थीटा एंगल पे, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, एक्स और वाई का, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, और वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा। बोलो इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हैं चाहे तो। नो सर। नो सर। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। बोलो एक्सेलरेशन क्या होगा एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में, बताओ तुम लोग। माइनस जी कॉस थीटा एक्स डायरेक्शन। अच्छे तरीके से सोचो, थीटा है या अल्फा है। पहला चीज तो ये, सर एक्स डायरेक्शन में माइनस जी साइन थीटा होगा। माइनस जी साइन अल्फा। हाँ, अब क्योंकि जो माइनस जी साइन अल्फा, राइट। ग्रेविटी जो है वो ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ये किधर भी नहीं जा सकता है, कहीं पे भी रहे ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन हमने एक्स डायरेक्शन डिफाइन करा ये है और वाई डायरेक्शन ये है, तो कंपोनेंट मुझे इस डायरेक्शन में लेना होगा और इस डायरेक्शन में लेना होगा। उसके लिए मुझे पहले एंगल देखना होगा कि कितना बना रहा है। तो मैं देखा इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन के पास जाते हैं हम लोग, और ये इंक्लाइन प्लेन इस तरीके से देख लिया, अल्फा एंगल। अगर जी नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है तो कितना एंगल बन रहा है, बोलो। ये अल्फा तो 90 माइनस अल्फा और ये अल्फा हो जाएगा। क्लियर है क्या सबको? यस सर। हाँ, तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इस बार कितना आ रहा है, माइनस ऑफ जी साइन अल्फा, और वाई डायरेक्शन में माइनस ऑफ जी कॉस अल्फा। यही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। इतना सा अगर तुम्हारे पास निकल करके आ गया, चीज़ें तुम्हारे पास आ गए, अब फिर कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जो रेक्टिलिनियर मोशन के क्वेश्चंस है उसे लगाना है। और जब मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड करा कि यू स्पीड से फेंका, तो एक्स डायरेक्शन में कैसा मोशन कर रहा है, वन डायमेंशनल मोशन ऐसा जा रहा है, और वाई डायरेक्शन में कैसा कर रहा है मोशन, ऐसा मोशन कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो डायरेक्शन में काम स्टार्ट करता हूँ, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। ये इस तरीके से स्टार्ट, एक्स डायरेक्शन में मोशन कैसा है, ऐसा, और स्टार्टिंग में जो इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो कितनी है, cos थीटा, और इसका रिटार्डेशन हो रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन पीछे की डायरेक्शन में, सो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज माइनस ऑफ जी साइन थीटा, साइन अल्फा सॉरी, ऐसा। और वाई डायरेक्शन में देख लेते हैं,
वाई डायरेक्शन में इस टाइप का मोशन हो रहा है, ऊपर गया और नीचे आया। लेकिन स्टार्टिंग में जो इनिशियल वेलोसिटी थी इसके पास यू वाई, वो क्या था, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, और इसका नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, अब रिटार्डेशन विच इज माइनस ऑफ जी कॉस अल्फा। अब हमारा काम यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो बताओ कैसे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। बताओ, बहुत ही सिंपल है। जैसे हम लोग पहले ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए इक्वेशन लगाते थे, सेम टाइप ऑफ इक्वेशन यहाँ पे भी लगेगा, हर एक चीज से। सर वो पहले वाला पार्ट वापस समझाओ ना एक बार। कौन सा वाला पार्ट, एक्स या वाई? ये सर जो अभी आप एक्सप्लेन कर रहे थे। समझा नहीं मैं, तुम क्या पूछ रहे हो? सर ये एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन के ऊपर वाला जो पार्ट समझा रहे थे ना, वो ये वाला? हाँ सर। इसमें मोशन को मैंने डिवाइड किया है। जैसे कि हम लोग इस मोशन को डिवाइड करते थे, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा हुआ तो टॉर्च जलाया हमने, इसमें देखा मोशन ऐसा होते जा रहा है एक्स में, और वाई में क्या हो रहा था, इधर से टॉर्च जलाया था तो ऊपर जा करके नीचे आ रहा था। सेम वे में इस बार एक्स और वाई को हम लोगों ने चेंज किया है, ठीक है क्या? कुछ ओके सर। ऐसा और ऐसा चेंज किया, और ये इस टाइप से प्रोजेक्टाइल मोशन किया है। तो मैं टॉर्च अब इस तरफ से जलाऊंगा तो बॉल का जो शैडो है वो ऐसे जाते हुए दिखेगा, और अगर मैं शैडो इस तरफ से दूं तो ऐसा दिखेगा, ठीक है क्या? यस सर। तो ये चीज़ हो गया। तो मुझे बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा? S equals to ut plus half dt square. S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग वाई डायरेक्शन में लगाएंगे। तो एस वाई डायरेक्शन में लगाना है तो दिस विल बी द इनिशियल एंड दिस इज द फाइनल लोकेशन। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। 0. और वाई डायरेक्शन में u कितना है? u साइन थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ ऑफ जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकल के आ जाएगा? 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा। ठीक है, लास्ट में जाकर के इस टाइम ऑफ फ्लाइट को भी मैं समझाऊंगा अच्छे तरीके से, और इसका शॉर्ट ट्रिक भी हम लोग देख लेंगे। अब मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड निकालना है मुझे कि ये जो हाइट है ये कितना होगा, ग्राउंड नहीं मतलब कि इंक्लाइन प्लेन से। बोलो कैसे निकलेगा ये? बी स्क्वायर माइनस यू यू स्क्वायर स्क्वायर माइनस, हाँ, यस सर, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। वाई डायरेक्शन में लगाएंगे, और क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 और इनिशियल वेलोसिटी है u साइन थीटा, तो स्क्वायर हो जाएगा, और 2a का वैल्यू माइनस ऑफ जी कॉस अल्फा, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा डेट विल बी h। मुझे h निकालना है तो h इधर से निकल के आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g cos अल्फा। यह है h का फॉर्मूला। इस कॉन्सेप्ट को याद रखते जाना, किस तरीके से डिराइव हो रहा है इसे याद रखना। अब इतने टाइम के लिए अगर वो फ्लाई करेगा तो इतने टाइम में वो आगे की डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो उसी को हम लोग रेंज बोलते हैं। तो रेंज कितना हो जाएगा बोलो? बोलो क्या होगा रेंज? ux into t. सर एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा सकते हैं।
अगर ये तो काम किया ये तो हमारा नो आंसर गलत आएगा। समझ में आया क्यों? बिकॉज दिस इज एक्सेलरेटेड, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो कौन सा लगाएंगे? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ यूटी ऑफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे एक्स डायरेक्शन में। इस बार एक्सेलरेटेड है। एस क्या हो जाएगा? आर इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में यू कॉस थीटा, और टी हो जाएगा माइनस हाफ ऑफ ए, क्या हो जाएगा? बी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो मैं इसको नीचे सॉल्व करूंगा। सो आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी जी कॉस अल्फा हाफ ऑफ जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। जी कॉस अल्फा होल स्क्वायर। तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? देखो, कुछ नहीं हो रहा है। कुछ कॉमन आ रहा है? कॉमन निकाल लेते हैं। यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 2u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा। आराम से देखो सभी कोई, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। और ये अंदर कितना आ जाएगा? 4 u² साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन अल्फा, और नीचे 2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा फिर से। और जी भी है ऊपर, लेकिन नीचे जी स्क्वायर है तो उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नीचे बचेगा जी कॉस स्क्वायर अल्फा। क्या क्या कॉमन ले सकते हैं? 2u² कॉमन ले सकते हैं, और क्या कॉमन आएगा? 2u² डिनोमिनेटर में sin जी theta कॉस अल्फा। upon g cos alpha। जी कॉस अल्फा, ये सब कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा कितना अंदर? 2u² साइन थीटा कॉमन ले लिया तो कॉस थीटा बचा, और क्या बचेगा? माइनस साइन अल्फा sin theta upon cos alpha। साइन थीटा इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। एलसीएम ले लो इसको। साइन थीटा डिवाइड बाय जी कॉस अल्फा, cos थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू साइन अल्फा। क्या है ये ऊपर वाला टर्म? कॉस ऑफ cos ए of theta प्लस बी। plus alpha। ए प्लस बी है, कॉस ए प्लस बी है, कॉस ए माइनस बी है। सर वो कॉस ऑफ ए प्लस बी टाइप का है, तो फिर कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा। हाँ, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये हमारा है रेंज का फॉर्मूला, जो कि तुम्हें याद रखना है। तो मैं सारे फॉर्मूलेज एक बार लिख देता हूँ, और फिर उसको अच्छे तरीके से समझा भी देता हूँ। पहला जो फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या आया था? पहले मैं फिगर भी बना देता हूँ। यू स्पीड से थीटा एंगल पे था, और ये अल्फा एंगल, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आया यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा, और नीचे के डायरेक्शन में जी था, और ये अल्फा एंगल है, तो जी कॉस अल्फा एंड दिस इज जी साइन अल्फा माइनस साइन के साथ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था?
2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा। बोलो u साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर सर डायरेक्शन यू का वाई वैल्यू यू वाई u y, तो इसको मैं 2u y डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा क्या है? जी, ए वाई। हाँ, 2u बाय जी। तो ये हमारे पास एक कॉमन फार्मूला निकल के आ गया, जो फार्मूला हम लोग पहले यूज करते थे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में। वही फार्मूला है ये, दिख रहा है क्या? यस सर। है ना? तो तुम्हें स्पेशली याद रखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होगा ऑफ द इंक्लाइन के लिए, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम्हें कंपोनेंट लेना आना चाहिए कि हाँ ये कंपोनेंट ऐसे होगा, ये कंपोनेंट इतना आएगा, बाकी वैल्यूज़ तो तुम पुट कर सकते हो। अब हाइट के बारे में बात करते हैं। कैपिटल एच, कैपिटल एच कितना निकल के आया था? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g कॉस अल्फा। और इसको अगर हम लोग फिर से देखें तो ये लिखा है यू वाई डायरेक्शन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g परपेंडिकुलर। आया ना? यस सर। और ये वही Yes, sir. फार्मूला है पुराना वाला, क्या ये नया फार्मूला है क्या? नहीं। तीसरा जो फार्मूला है रेंज का, इसे तो याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। और फार्मूला क्या था? 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2g, सॉरी कॉस थीटा प्लस अल्फा। नहीं नहीं, मतलब वो प्रोजेक्ट वो वाले में मैं बता रहा हूँ, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए, है ना? ग्राउंड टू ग्राउंड यस सर। प्रोजेक्शन के लिए ये फार्मूला था। अब तुम इसको थोड़ा कंपेयर Yes, करो, sir. जी के जगह पे लिखेंगे जी परपेंडिकुलर, और 2u स्क्वायर तो एज इट इज है, साइन थीटा एक ऑलरेडी है यहाँ पे, लेकिन कॉस में थोड़ा चेंज करना है तुम्हें, कॉस में तुम्हें थीटा प्लस ऑफ अल्फा लिखना पड़ेगा, और जी परपेंडिकुलर होता है जी कॉस अल्फा, तुम्हें एक कॉस अल्फा नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दो चेंजेस हैं, ठीक है क्या? अगर तुम याद रख सको इस तरीके से तो ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला ही याद कर लो। ओके, यस सर। Yes, sir. तो फॉर्मूले को देख लो एक बार अच्छे तरीके से सभी को, क्योंकि इसके बाद हम लोग डाउन द इंक्लाइन करने वाले हैं और कुछ सिमिलर ही रिजल्ट तुम्हें मिलेंगे, देख लो अच्छे से। ओके, चलो अब करते हैं। So projectile motion down the incline case down the incline. डाउन द इंक्लाइन में हमें क्या करना पड़ेगा? वही सेम केस होगा, लेकिन इंक्लाइन प्लेन के नीचे फेंका जाएगा, और एंगल्स वगैरह हम लोग वैसे ही चूज कर लेते हैं कि लेट से इंक्लिनेशन अल्फा है और थीटा एंगल से फेंका गया, तो ये कुछ इस तरीके से होते हुए प्रोजेक्टाइल मोशन होते हुए नीचे गिरेगा। तो मैं एक्स डायरेक्शन किधर रखूंगा और वाई डायरेक्शन किधर रखूंगा, बताओ? सर एक्स डायरेक्शन वो इंक्लाइन होगा और वाई डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर। तो मुझे ये एक्स डायरेक्शन रखना चाहिए और ये वाला जो डायरेक्शन है मुझे वाई रखना चाहिए। तो इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव डायरेक्शन एज्यूम किया है, प्रीवियसली हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए थे, तुम्हें याद हो तो, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना।
तो एक्सिस के डायरेक्शन को हम लोग आसानी से अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्स डायरेक्शन में कैसा मोशन करेगा, सिंपल सा ये आगे की डायरेक्शन में मूव करेगा, और वाई डायरेक्शन में कैसा मोशन करेगा, ऊपर जा करके फिर नीचे आएगा, क्योंकि इस जगह पे वेलोसिटी हो जानी है 0। ठीक है, और इसमें एक चीज मैं बता देता हूँ कि ये जो है इसके अबाउट सिमेट्री नहीं है, ये पार्ट और ये पार्ट सिमेट्रिकल है, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए ही वैलिड है कि दिस पार्ट इज सिमेट्रिकल टू दिस पार्ट। क्यों? क्योंकि पैराबोला अगर डाउनवर्ड है, सपोज पैराबोला डाउनवर्ड है, तो वो इसके अबाउट ही सिमेट्री को मेंटेन करेगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि तुम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दो तो इसके अबाउट सिमेट्री दे देगा वो। आई थिंक क्लियर हुई, मैं सही बोल पा रहा हूँ, तो मैं समझ में आ रहा है ये बात। ठीक है, समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये दोनों पार्ट सिमेट्रिकल है लेकिन ऊपर वाला सिमेट्रिकल नहीं। ठीक है, तो वापस से अब हम लोग क्या कर लेते हैं, वेलोसिटी का डायरेक्शन देख लेते हैं और कंपोनेंट्स को निकाल लेता हूँ। सो अगर तुमने इस डायरेक्शन में u से फेंका एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो x डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, u cos थीटा, और y डायरेक्शन में u sin थीटा, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, नीचे की डायरेक्शन में g है तो पॉजिटिव x तुमने इधर बोला है और पॉजिटिव y इधर बोला है, तो y डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, अल्फा कितना होगा, अभी भी वही है इंक्लाइन प्लेन ऐसा, सो दिस एंगल इज अल्फा। एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में कितना आएगा, बोलो, -g cos अल्फा। -g cos अल्फा। माइनस में, और y डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में g g sin sin अल्फा। g sin अल्फा। ओके, तो मैं यहाँ पे अब x डायरेक्शन और y डायरेक्शन के लिए कैलकुलेशन करता हूँ। तो y डायरेक्शन में तो ये ऊपर जा करके नीचे आने वाला है, जिसमें कि स्टार्टिंग इसकी y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी वो था u sin थीटा, और एक्सेलरेशन जो y डायरेक्शन में है वो -g cos अल्फा है, और x डायरेक्शन में तो ये सिंपल सा आगे की डायरेक्शन में चलता चला जाएगा, जिसमें कि इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में है u cos थीटा, और एक्सेलरेशन जो है x डायरेक्शन में वो है तुम्हारा g sin अल्फा, जो कि इस बार एक्सेलरेट करा रहा है, रिटार्ड नहीं करा रहा है, पॉजिटिव। तो बताओ इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, क्या करके टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें, वही s एस इक्वल टू इक्वल्स टू ut यू टी प्लस हाफ प्लस at हाफ ऑफ स्क्वायर। ए टी स्क्वायर, वाई डायरेक्शन में लगा दिया तो 0 हो जाएगा, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। उधर से टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आता है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा। एग्जैक्टली सेम वैल्यू निकल के आ रहा है, बिल्कुल सेम डेटा जो कि अप द इंक्लाइन के लिए था, सेम वैल्यू रिजल्ट डाउन द इंक्लाइन के लिए, 2u परपेंडिकुलर अपॉन जी परपेंडिकुलर ऐसा। अब हाइट के बारे में बात करो, हाइट कैसे निकलेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, है ना। तो जब मैं यहाँ पे वैल्यूज को पुट करूँगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा u साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, ए का वैल्यू माइनस ऑफ जी कॉस अल्फा इंटू एच, इधर से h निकल करता है, h कितना हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
डिवाइडेड बाय 2g cos अल्फा, जो कि एग्जैक्टली सेम डेटा है जो मैंने अब द इंक्लाइन के लिए निकाला। ये हो जाएगा u परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा आंसर। तो ये वैल्यू चेंज क्यों नहीं हुआ? अगर तुम ऊपर जा करके देखोगे ये वाला चीज और ये वाला चीज, तुम्हें पता चलेगा कि हर एक चीज अनचेंज्ड है, यू एक्स यू वाई अनचेंज्ड है, और ए एक्स ए वाई में सिर्फ और सिर्फ ए एक्स चेंज हुआ है, बाकी सारे वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। देखो एक बार देख लो, यहाँ पे मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ और तुम इसको फिर चेक करो। ये रहा, देखा इस वैल्यू को? क्या रहा ये वैल्यू? एग्जैक्टली सेम लिखा है या नहीं? यस सर। ये डेटा और ये डेटा, इसमें जो सिर्फ चेंज है वो ए एक्स में आया। ए एक्स वाले पार्ट में यहाँ पे जो है वो नेगेटिव है, लेकिन नीचे क्या है? पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव है, इसीलिए हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट और एच का वैल्यू जो है वो सेम आया। लेकिन जब हम लोग रेंज निकालेंगे तो रेंज हमारा थोड़ा अलग आएगा। रेंज का फॉर्मूला क्या होगा? आर इज इक्वल टू, हम लोग एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u cos थीटा t, ये कैपिटल टी आएगा, अभी मैं टी लिखता हूँ, प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, हाफ ऑफ ए, तो यहाँ पे प्लस है, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन है, रिटार्डेशन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे प्लस आया। और बाकी टाइम ऑफ फ्लाइट का भी फॉर्मूला सेम है। तो ये जो मैंने रेंज का डेरिवेशन किया, इसमें हर एक जगह पे जहां जहां पे ये जो चीज है माइनस है, वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और भी कुछ चेंजेस आने वाले हैं क्या? बताओ मुझे। नो सर, एक से तो चेंज नो हुआ माइनस है का ना, सर। प्लस ही होगा। एक से चेंज हुआ है हमारा, और वो था नेगेटिव और ये बन गया पॉजिटिव। तो ये डेटा हर एक चीज सेम रहेगा, ये हर एक चीज सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, बस ये जो माइनस है उसके जगह पे प्लस आ जाएगा। तो मैं इसी चीज को नीचे कॉपी करके लिख रहा हूँ, 2u स्क्वायर साइन थीटा 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा इंटू साइन अल्फा। तो बताओ ये क्या वैल्यू देगा मुझे? कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा। कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा। अल्फा माइनस थीटा होगा या थीटा माइनस अल्फा होगा? कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा। सर दोनों सेम थीटा होंगे ना, माइनस। क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स कॉस थीटा। हाँ, तो तुम चाहे थीटा माइनस ऑफ अल्फा लिखो या फिर अल्फा माइनस ऑफ थीटा लिखो, आंसर तुम्हारा सेम आने वाला है। सो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया रेंज का। तो तुम्हें अगर एक रेंज का फॉर्मूला याद है तो मान के चलो कि दूसरा रेंज का भी फॉर्मूला याद होगा। अप द इंक्लाइन में मुझे प्लस रखना है कॉस में, और डाउन द इंक्लाइन में मुझे माइनस रखना है। ओके, अब एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, यस सर। मैक्सिमम रेंज के लिए मुझे किस एंगल पे फेंकना चाहिए, ये एक और कॉन्सेप्ट है। मतलब कि पहले मैं बताता हूँ और इसका सॉफ्टवेयर भी मैं बताऊँ। और मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज के लिए हम लोगों ने क्या बोला, जैसे अगर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है
तो अगर यू स्पीड से फेंकना है तो कितने एंगल पे फेंकना चाहिए ताकि रेंज मुझे क्या मिले, मैक्सिमम मिले। ये चीज़ मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो उसके लिए थीटा क्या होना चाहिए। तो देखा होगा तुमने, किसी भी चीज़ को मैक्सिमाइज करने के लिए उसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करना पड़ता है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या था हमारा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में, 2u² साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, और इसको डिफरेंशिएट करो थीटा के रेस्पेक्ट में तो क्या मिलता है, 2u² डिवाइड बाई जी, तो कांस्टेंट है, साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, कॉस 2 थीटा, और 2 बाहर आ जाएगा, इक्वल्स टू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, cos 2 थीटा शुड बी इक्वल्स टू 0। सो थीटा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। 5/4 है। एक तो तरीका ये है, और एक शॉर्ट ट्रिक मेथड है, और वो शॉर्ट ट्रिक मेथड मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। शॉर्ट ट्रिक मेथड ये है कि मुझे जिस डायरेक्शन में रेंज मैक्सिमम चाहिए वो एक वेक्टर को लो। सो दिस इज वन वेक्टर जिस डायरेक्शन में मुझे रेंज मैक्सिमम चाहिए। दूसरा, मुझे नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चाहिए। जब ये हवा में होगा तो इस पर नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो ऑलवेज नीचे की डायरेक्शन में रहेगा, तो नेट एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की डायरेक्शन में है, और ये दूसरा वेक्टर है मुझे, और इस दूसरे वेक्टर का तुम नेगेटिव डायरेक्शन लो। तो ये मैंने लिया नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव ऑफ सेकेंड वेक्टर, एंड ये दोनों वेक्टर के बीच में जितना एंगल है, इन दोनों वेक्टर के बीच में जितना एंगल है उसके एंगल बाइसेक्टर पे तुम्हें फेंकना पड़ेगा ताकि रेंज तुम्हें क्या मिले, मैक्सिमम मिले। शॉर्ट ट्रिक समझ में आया क्या? दो वेक्टर तुम्हें याद रखना है, पहला वेक्टर जिस डायरेक्शन में रेंज मैक्सिमम चाहिए वो एक वेक्टर, दूसरा नेट एक्सेलरेशन का अपोजिट वेक्टर। तो अब इसी शॉर्ट ट्रिक को मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, किसके लिए, अप द इंक्लाइन के लिए, ठीक है। इधर से फेंकना है इसको एट एन एंगल ऑफ थीटा। बताओ थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि मुझे रेंज मैक्सिमम मिले। तो पहला वेक्टर कौन सा होगा, अरे बोलो, मुझे जिस डायरेक्शन में रेंज चाहिए वही तो वेक्टर होगा। सो दिस विल बी द वेक्टर, एक वेक्टर मिल गया। दूसरा वेक्टर कौन सा है, जिस डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन है उसका उल्टा वाला डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन होगा बोलो, बॉल अगर हवा में होगी तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, नेट। तो उसका उल्टा मतलब जे कैप डायरेक्शन में होगा ना। हाँ, अगर इसको x और इसको तुमने y माना है तो वर्टिकली अपवर्ड, क्या ये सही है? दो वेक्टर मिल गया मुझे, तो मुझे इसके एंगल बाइसेक्टर पे बॉल को फेंकना चाहिए। तो तुम मुझे बताओ पहले ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। अरे पाई बाई 90 माइनस अल्फा। 90 माइनस अल्फा। पाई बाई 2 माइनस ऑफ अल्फा है, तो मुझे इसके एंगल बाइसेक्टर पे फेंकना चाहिए ताकि मुझे रेंज मैक्सिमम मिले। तो पाई बाई 4 माइनस ऑफ अल्फा बाई 2, और ये काफ़ी बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है जिससे कि तुम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। बहुत ही अच्छा शॉर्ट ट्रिक है ये, कहीं पे नहीं मिलेगा तुम्हें। क्लियर है क्या? नहीं तो मुझे क्या करना होगा, मुझे रेंज मैक्सिमम करने के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। रेंज का फॉर्मूला तुम्हें पता है, उसको डिफरेंशिएट करो, आंसर यही आएगा। तो तुम लोग मुझे डाउन द इंक्लाइन के लिए आंसर बताओ।
डाउन द इंक्लाइन के लिए आंसर बताओ, कितने एंगल पे फेंकना चाहिए ताकि रेंज मैक्सिमम मिले। कितना आ रहा है आंसर? π/4 प्लस α/2। ओके, चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो मैक्सिमम रेंज मुझे किस डायरेक्शन में चाहिए, ये है बिल्कुल। और नेट एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में, क्योंकि जी तो नीचे ही लगता है, उसका उल्टा ये हो जाएगा। तो माइनस ऑफ ए नेट वेक्टर और ये आर मैक्स। अब मुझे इसके एंगल को फाइंड आउट करना है कि ये पूरा का पूरा एंगल कितना है, ये टोटल एंगल कितना है। सो दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज आल्सो अल्फा, और ये है π/2। तो π/2 प्लस अल्फा है, इसके एंगल बाइसेक्टर पे मुझे फेंकना चाहिए। सो दिस विल बी इक्वल्स टू π/4 प्लस α/2। समझ में आया क्या सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हम्म, Yes, sir. ठीक है। तो इस पे बेस्ड एक मैं क्वेश्चन कराता हूँ तुम्हें, जैसा कॉन्सेप्ट दिया है मैंने उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन ऐसा है कि एक बॉल को फेंका गया u स्पीड से एट एन एंगल ऑफ थीटा, लेकिन इस डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रहा था, और इस विंड के कारण से इस बॉल को इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिल रहा है, और वो एक्सेलरेशन जो है वो g के बराबर है। तो अब क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट रेंज इज मैक्सिमम। सॉल्व करो इसको, इस क्वेश्चन में। तो मुझे इसमें सिर्फ दो काम करना है। एक, पहले मुझे नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चाहिए, और दूसरा मुझे रेंज मैक्सिमम किस डायरेक्शन में चाहिए उसका डायरेक्शन। तो जो नेट एक्सेलरेशन है, क्योंकि विंड भी इस बार एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है तो वो इस डायरेक्शन में होगा, और क्योंकि ग्रेविटी भी प्रोवाइड कर रही है तो इस डायरेक्शन में होगा। सो नेट एक्सेलरेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन। और ये क्या 45 डिग्री एंगल बनाने वाला है? बिल्कुल है। तो दूसरा वेक्टर कौन सा मिल जाएगा मुझे? ये ऐसा, माइनस ऑफ ए नेट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, और रेंज मैक्सिमम मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए। क्या मुझे यही दो डायरेक्शन का एंगल बाइसेक्टर चाहिए? हाँ, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 प्लस 45, या कि π/2 प्लस π/4 ऐसे लिख दो। तो कितना आ जाएगा ये, बोलो? 3π/4। 3π/4। 3π/4. तो मुझे बिल्कुल इस एंगल पे फेंकना चाहिए, थीटा पे, ताकि हमें रेंज मैक्सिमम मिले। 3π/8 एंगल बाइसेक्टर। ये तुम लोग का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का, पार्ट 2 में गिवन होगा। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन, और अगर इसको हम लोग रेगुलर प्रोसेस से करने के लिए जाएं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। पहले मुझे क्या एज्यूम करना पड़ेगा? एक्स डायरेक्शन का मोशन, फिर वाई डायरेक्शन का मोशन, वो सारा जो काम मैंने ऊपर किया इंक्लाइन प्लेन के लिए, वो सारा काम करके रेंज निकालना पड़ेगा, और रेंज निकालने के बाद फिर मुझे उसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा थीटा के रेस्पेक्ट में, ज़ीरो करके फिर हमें थीटा निकालना।
काफ़ी लंबा प्रोसेस है, 1-2 दिन तो वैसा हम लोग करेंगे नहीं, ये शॉर्ट ट्रिक हमेशा अप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे यस चल सर। आगे चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। वैसे तो इंक्लाइन प्लेन के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चंस वगैरह दिया जा सकता है, लेकिन मैं पहले अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ तुम्हें। चलो पहले एक ऐसा क्वेश्चन करो, ये एक इंक्लाइन प्लेन है और इसको 50 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री और ये 30 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन है। क्वेश्चन पूछा गया फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा मैक्सिमम हाइट, तीसरा इसका रेंज, चौथा फाइंड द स्पीड of the ball when it is at the maximum height from the inclined plane। सॉल्व करो, इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। तो सिंपल है, इसमें कुछ खास करना नहीं है तुम्हें। एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में वेलोसिटीज निकाल करके इसका टाइम ऑफ फ्लाइट वो आराम से निकाल सकते हैं। रेंज तो यू एक्स कितना हो जाएगा, 50 cos 37 है ना, 40 मीटर पर सेकेंड। ये 4/5 होता है 40 मीटर पर सेकेंड। और यू वाई कितना हो जाएगा, 50 sin 37 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर 30 सेकेंड। मीटर पर एक्सलेशन वाई डायरेक्शन में कितना आएगा, जी cos अल्फा। ठीक है, 5√3। तो वही 5 बस इतना मुझे पता होना चाहिए। उसके बाद फिर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट ये वो जो भी बोलो सब निकाल सकता हूँ। 2u परपेंडिकुलर अपॉन जी परपेंडिकुलर, तो 2u परपेंडिकुलर कितना है 30, जी परपेंडिकुलर कितना है 5√3। आंसर आ गया। हाइट का फॉर्मूला क्या है, 2u परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन 2g परपेंडिकुलर। u परपेंडिकुलर कितना है, डेट इज 30 का स्क्वायर और 2g परपेंडिकुलर कितना 5। ये आ गया आंसर। और क्या है रेंज, तो रेंज का फॉर्मूले के लिए 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ऑफ अल्फा डिवाइड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते इसमें। ये हो जाएगा 2 u साइन थीटा का वैल्यू हम लोग चाहें तो पुट कर सकते हैं, ये एक u डेट इज 50 और एक u साइन थीटा है जो कि 30 यूज़ किया जा सकता है, और कॉस थीटा प्लस ऑफ अल्फा 37 प्लस 30 डिवाइडेड बाय, और इसको कॉस ए प्लस बी के फॉर्म में तोड़ करके वैल्यूज पुट करेंगे। जी का वैल्यू जी कॉस अल्फा एक मेरे पास ऑलरेडी है तो 5√3 पुट कर लेते हैं, और एक कॉस अल्फा है तो कॉस 30 इसका वैल्यू पुट करना, ये हो जाएगा। और सबसे लास्ट वाला पूछा है कि जब ये अपने टॉप मोस्ट पोजिशन पे होगा, इंक्लाइन प्लेन के टॉप मोस्ट पोजिशन पे, तो इस जगह पे वेलोसिटी कितनी होगी। तो जब ये अपने टॉप मोस्ट पोजीशन पे होगा तो मैं बोल सकता हूँ कि वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होगी, सिर्फ वो एक्स डायरेक्शन में होगा, आया ना, सिर्फ और सिर्फ वो यस सर। एक्स डायरेक्शन में जा रहा होगा ऐसा। यस सर। तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगा है क्या उतना ही टाइम नीचे जाने में लगेगा उसको, बोलो। यस सर। क्योंकि रिटार्डेशन वाई डायरेक्शन में
एग्जैक्टली ये पूरे सिस्टम के लिए सेम रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा वो, तो ऐसा मत समझना कि ये जो रेंज तुमने निकाला है उसका जस्ट हाफ है ये कॉन्सेप्ट अगर लगाया तो गलत आंसर आएगा, ठीक है क्या? क्योंकि दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन, सॉरी रिटार्डेड मोशन वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मुझे t/2 टाइम के बाद वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी होगी ये निकालनी है। तो v माइनस यू इज इक्वल टू AT लगाना होगा एक्स डायरेक्शन। फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में जो तो मुझे निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितना था u cos थीटा, और एक्सेलरेशन कितना था माइनस ऑफ g साइन अल्फा इनटू टाइम दैट इज t/2। तो इसमें वैल्यूज को पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। समझा गया? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक टावर था और उस टावर से एक बॉल को फेंका गया हॉरिजॉन्टली, यू स्पीड से फेंका गया, और एक इंक्लाइन प्लेन इस जगह पे है, ऐसा उसका इंक्लिनेशन जो है थीटा है, ठीक है क्या? तो पूछा गया कि कितने दूर जाकर के ये बॉल स्ट्राइक करेगा, कितना दूर जाकर के ये स्ट्राइक करेगा, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन will the particle strike the inclined plane। ठीक है, सॉल्व करो इसको। इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो जो टावर से प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं उस तरीके से, और दूसरा जो हम लोगों ने इंक्लाइन प्लेन का कॉन्सेप्ट देखा उससे। तो पहले इंक्लाइन प्लेन के कॉन्सेप्ट से देख लेते हैं हम लोग कैसे करेंगे। तो अगर तुम्हारा ये थीटा एंगल है तो इसको अगर प्रोजेक्ट किया गया है तो वो भी एंगल कितना है, थीटा है, और मैं इसका क्या निकालूंगा, रेंज। अगर ये रेंज निकल गया तो इस जगह से ये जो डिस्टेंस है यही तो होगा आंसर। तो मुझे क्या करना होगा, कंपोनेंट लेना पड़ेगा, इस रेंज का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। दिस इज रेंज, दिस इज एंगल थीटा, तो r cos थीटा विल बी द आंसर। तो रेंज आएगा कितना, r का फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा। सभी का वैल्यू थीटा यहाँ पे पुट कर लो, 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस 0 विच इज 1 डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा। ये रेंज निकला। सो द आंसर विल बी r cos थीटा विच इज इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस t बोलना है तुम्हें, cos थीटा एक कैंसिल आउट हो जाएगा, 2u स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी cos थीटा। ये आएगा आंसर। समझ में आया क्या? अच्छा, मैंने हाउ फार बोला है तो देखो इसमें दो चीज का मतलब बनता है। हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बोला है, तो ये रेंज मुझे निकालना है, ठीक है। आंसर क्या है, रेंज है, लेकिन एक्चुअली मैं ये वाला बोलना चाहता था, ये डिस्टेंस निकालना है।
तो एक्स कंपोनेंट मुझे अगर निकालना होता तो हम लोग इस तरीके से निकालते। और अगर मुझे एक्स कंपोनेंट निकालना होता तो मैं ये तरीका भी यूज़ कर सकता था कि मैंने एक टावर से यू स्पीड से फेंका है, तो इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, इस तरीके से नीचे जा रहा है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। जिसमें कि हम लोग वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। ये जो वैल्यू है इसमें हमारा कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 0, है ना। तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा और ये सब हट जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स, ये सब 0 हो गया, माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू यू स्क्वायर आ जाएगा। अब इस वाले फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, 0। इसमें x और y में क्या रिलेशन निकाला जा सकता है, बिल्कुल हाँ, क्योंकि ये एंगल जो है हमारा थीटा दिया गया है, तो अगर तुमने इसको x बोला है और इसको y बोला है तो tan थीटा क्या बोला जा सकता है, tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स। सो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x tan थीटा। तुम चाहो तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, y इज इक्वल टू x tan थीटा। तो इधर से तुम्हें x का वैल्यू निकल करके आ जाएगा आंसर में, जो कि इसके बराबर है। और फिर बाद में चाहो तो तुम रेंज निकालने के लिए उसका कंपोनेंट ले सकते हो। तो ये दो तरीके हैं। सबको समझ में आया क्या आंसर? यस सर। Yes, sir. अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेट इज इलास्टिक कोलिजन विद द वॉल ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन का अगर इलास्टिक कोलिजन वॉल से किया जाए, दीवार से तो क्या होगा। 3 केसेस इसमें बनते हैं टोटल, और काफ़ी आसान आसान से केसेस हैं। तुम खुद ही इसके आंसर बता दो। केस 1 कि दीवार जो है काफ़ी दूर रखा गया है और बॉल को यू से फेंका गया। अगर दीवार इस जगह पे नहीं होता, अगर इस जगह पे नहीं होता तो बॉल को इस जगह पे गिरना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अब दीवार आ चुका है तो ये इस तरफ गिरेगा। ठीक है क्या, बोलो इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। No, sir. ये अगर रेंज है और ये डिस्टेंस दीवार का जो x है तो ये भी x होगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो इनिशियल लोकेशन और फाइनल लोकेशन के बीच में डिस्टेंस कितना बन जाएगा, r माइनस 2x। आया ना? बोलो इसमें कोई डाउट है किसी को सर कुछ? वो ये नहीं समझा कि वो एक्स कैसे क्या होगा अगर वो दीवार इलास्टिक आ गई कोलिजन तो। है ना, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होता है एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में होता है, और जब टक्कर खाता है तो टक्कर खाने के बाद इसकी वेलोसिटी बस इधर रिवर्स हो जाती है। जो इधर जा रहा था वो अब इधर जाएगा, ऐसा मोशन कर जाएगा। ये इधर मोशन करता है ऐसा। समझा क्या? यस सर। हम्म, सर बोलो। सर वेलोसिटी कंजर्व्ड रहेगा ना? हाँ, डायरेक्शन लेकिन चेंज ओके होगा ना, सर। डायरेक्शन चेंज होगा ना। यस सर। स्पीड जो है या फिर एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगा। बस वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा।
केस 2 में क्या है कि अगर दीवार को मैं एग्जैक्टली मिड पे रखूं, तो क्या होगा? मैंने एग्जैक्टली मिड पे रखा, बता दो क्या होगा? इनिशियल पॉइंट पे आ जाएगा। बिल्कुल सही, जैसा गया वैसा ही टक्कर खा करके आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री परपेंडिकुलरली उसके ऊपर फॉल किया है। इसको हम लोग ऑर्थोगोनली बोलते हैं। द बॉल इज स्ट्राइकिंग द वॉल ऑर्थोगोनली। तो इनिशियली भी इस जगह पे, फाइनली भी इस जगह पे। लास्ट केस, केस थर्ड, अगर दीवार को मैं काफी पास लेकर के आया हूँ, दीवार हमारा इस जगह पर, तो इस केस में क्या होगा? काइंड ऑफ दीवार को एक मिरर की तरह जूम करो, तो इतना सा जो पार्ट है इसका मिरर इमेज इस तरह बन जाएगा। हर एक केस में ऐसा ही होगा। दीवार क्या काम करेगा? एक मिरर की तरह काम करेगा। टक्कर खाने के बाद इधर आएगा, इनिशियली वो इस जगह पे था, तो फाइनली इस जगह पे आ जाएगा। सबको समझ में आया या नहीं आया? डाउट है तो पूछ सकते हो। यस सर, आ गया। बहुत ही समझा इजी, सर। हाँ इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ खास है नहीं। तो मान लो कि ये अगर रेंज है आर, और तुमने इस दीवार को एक्स डिस्टेंस पे रखा है, तो मिरर इमेज ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर माइनस ऑफ एक्स। उसी तरीके से ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? मिरर से डिस्टेंस सेम होता है, तो ये भी आर माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, है ना? यस सर, r-2x। जो भी है, आर माइनस ऑफ एक्स और माइनस ऑफ एक्स होगा, तो आर माइनस 2x हो जाएगा। तो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये, कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। उस पर हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, बॉल इज थ्रोन, ball is thrown from ground at an angle theta is equals to 37 degree with the speed u is equals to 20 meter per second, collides with a vertical wall which is 18.4 meter away from the point of projection. तो बॉल जो है वो इलास्टिकली कोलाइड कर रहा है, ऐसा गिवन है। तो पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फाइंड द डिस्टेंस between initial and final position of the ball. सॉल्व करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से करो इसको। तो लगभग सभी के आंसर आ ही गए होंगे। सॉल्व करते हैं इसको। इसको फेंका गया है इस जगह से विद द स्पीड u,
यू कितना है हमारा 20 एट एन एंगल ऑफ 37। तो एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 20 cos 37 is 16, और इस तरफ कितना आ जाएगा 20 sin 37 हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो रेंज कितना आ जाएगा 2 इंटू यू एक्स यू वाई बाय जी। यह निकल के आ जाएगा रेंज इज इक्वल टू 38.4 मीटर आ रहा है ना। यस सर। रेंज यस सर। निकल के आ गया। यस सर। और बॉल जो है दीवार जो है वो 18.4 मीटर पे है। तो बाकी इधर टक्कर खा करके गिरेगा। तो ये कितना हो जाएगा रेंज माइनस ऑफ 18.4 विच विल बी इक्वल्स टू 38.4 माइनस ऑफ 18.4 कितना आ रहा है 0.0, इनमें से एक क्या 20। इनिशियली इस जगह पे था और फाइनली इस जगह पे गिरा, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मिलेगा 20 माइनस ऑफ 18.4। अरे हाँ या नहीं, बात समझ में नहीं आया क्या? यस सर। 2 points। विच इज इक्वल्स टू 1.6 मीटर। ठीक है, तो यस काफी सर। हाँ काफी इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ इसमें टफ था नहीं। चलो एक और अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट। पूरा कंप्लीट ही हो गया है। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्लास से रिलेटिव मोशन देखेंगे। मान लो कि इधर दो वॉल्स हैं, दीवार है, और दोनों इलास्टिक कोलिजन करने के लिए रेडी है, और एक बॉल को 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से फेंक दिया गया हॉरिजॉन्टली, और ये जो हाइट है ये 80 मीटर का है, और ये जो कुआं है 7 मीटर विड्थ का है। तो पूछा गया कि ए पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे ये बॉल जा करके बॉटम पे गिरेगा। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बॉल फ्रॉम पॉइंट ए। सॉरी, कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे, अगर वो क्वेश्चन में पूछ लिया जाता तो वो भी हम लोग इसमें चाहे तो आराम से कर सकते थे। 35 meters। 35 मीटर्स, 7 मीटर तो विड्थ है, तुम 35 मीटर्स कैसे बता रही हो? मान लो कि इस जगह पे वॉल नहीं है, दीवार नहीं है इस जगह पे, ठीक है, नहीं है, ठीक है। तो ये जो बॉल है वो कितने टाइम में नीचे गिर जाएगा, क्या वो बता सकते हो क्या मुझे? कितना 4 टाइम? सेकेंड। रूट अंडर ऑफ 4 2 seconds। एच बाय जी, 4 सेकेंड है कि नहीं? 4 सेकेंड में वो नीचे गिर जाएगा। तो 4, अगर इस जगह पे वॉल नहीं होता तो 4 सेकेंड तक ये सिर्फ और सिर्फ आगे की डायरेक्शन में मूव करते जाता, ऐसा चलता चला जाता। 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस मूव कर लेता? 4 इंटू 10 दैट इज 40 मीटर। 40। लेकिन यहाँ पे तो वॉल है, और इसके होने के कारण से इस पॉइंट पे मिरर इमेज आएगा, इस पूरे का मिरर इमेज। इस पूरे का मिरर इमेज कैसा बनेगा, ऐसा। लेकिन फिर से यहाँ पे कोलिजन होगा
और फिर से मुझे इसका मिरर इमेज बनाना पड़ेगा इस जगह से, ऐसा होगा, है ना। और इस तरीके से मिरर इमेज बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा। तो शॉर्ट वे क्या है करने का, तुम घटाते जा सकते हो 7, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 7 है। तो बार बार मिरर इमेज होगा और 7 घटाते जाओगे, डिस्टेंस काउंट करते जाओगे। लेकिन शॉर्ट मेथड क्या है, ये क्या है, 40 मीटर है। तो ये 7 है, दूसरा 7, तीसरा 7, चौथा 7, ऐसे से कितने 7 इसमें कंटेन हो सकते हैं बताओ। 40 डिवाइड बाय 7, कितना हो जाएगा, 35। और अगर मैं 7 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 42 हो जाएगा। तो ये वाला गलत है, ये वाला हो सकता है। मतलब टोटल 5 कोलिजन्स होंगे। अब तुम देखना 5 कैसे हुआ। इसका मतलब ये 7 मीटर ट्रेवल कर चुका है, दूसरा 7 मीटर ट्रेवल किया, 14 हो गया। तीसरा 7 मीटर ट्रेवल किया इसने इस डायरेक्शन में, फिर चौथा 7 मीटर ट्रेवल किया इस डायरेक्शन में, और ये पांचवा 7 मीटर ट्रेवल किया इस डायरेक्शन में, और अब जाकर के नीचे गिरेगा। टोटल देखो क्या 40 मीटर हो रहा है क्या, 35 मीटर इसने ट्रेवल किया हवा में, और अब जो कोलिजन करेगा तो 35 में से जितना बचेगा उतना डिस्टेंस ये इधर रहेगा। ठीक है क्या। तो पॉइंट ए से कितना मीटर के डिस्टेंस पे हुआ, 2 मीटर। बोलो समझ में आया या नहीं, वो उड़ गए तुम्हारे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये। समझा सर। सर ये मैथमेटिकली तो बहुत लॉन्ग होगा। मैथमेटिकली लॉन्ग कैसे हुआ, मैंने बस इतना सा ही बताया कि ये इतना जो लंबा चीज़ है इसको मैं फोल्ड करना चाहता हूँ। ये एक वायर है मान लो, तो वायर को मैंने ऐसे बैठाया, फिर वायर को ऐसे करके बैठाया, फिर वायर ऐसे बैठाया, और इस तरीके से बैठाते बैठाते लास्ट में इतना सा वायर का लेंथ जो है मेरे को बच गया। तो कितना सा बचा हम लोग वही फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वहीं पे जाके गिरेगा वो। समझा क्या। यस सर। तो हमने ये डिस्टेंस लिया और ये 7 के कितना मल्टीपल है वो मैं देख लिया, तो उतना कोलिजन्स होंगे। बाकी जो डिस्टेंस बचेगा जो कि और डिस्टेंस ट्रेवल करना था, वो डिस्टेंस ये छोटा सा लेंथ का है। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो ये हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर। अब तुम लोग पूरे एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास से हमारा रिलेटिव मोशन चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा।